हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग ईयर और मेजरमेंट के ऊपर सवाल किए थे। आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग यूनिट और डायमेंशन पे क्वेश्चन करेंगे। तो आज का जो पहला सवाल है वो क्या है? इफ वेलोसिटी, इफ स्पीड, एरिया एंड फोर्स आर चोजन एज फंडामेंटल यूनिट, देन डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस विल बी। बोला गया है कि अगर स्पीड, एरिया और फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लेते हैं तो बताएं यंग मॉडुलस का यंग मॉडुलस का यंग मॉडुलस का डायमेंशन क्या होगा। तो एक बात देख ले, अब यंग मॉडुलस किस पे डिपेंड करता है? यंग मॉडुलस फंडामेंटल पे डिपेंड करेगा। अब फंडामेंटल को हम क्या मान लिए हैं? वी, ए एंड एफ। तो यंग मॉडुलस डिपेंड्स ऑन यंग मॉडुलस डिपेंड्स ऑन स्पीड, एरिया एंड एफ। सो हम लिख सकते हैं कि यंग मॉडुलस इक्वल टू सम डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये क्या है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ये क्या हो गया? एरिया वेलोसिटी पे पावर एक्स, एरिया पे पावर वाई और फोर्स पे पावर जेड। इसका मतलब इस टर्म पे डिपेंड कर रहा है। तो कुछ तो भी पे पावर आएगा, कुछ तो ए पे पावर आएगा, कुछ तो एफ पे पावर आएगा। और इसको 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 क्या मान लिया? फंडामेंटल। तो फंडामेंटल पे जो पावर राइज होता है वही क्या होता है? डायमेंशन। अब सोचे कि यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है। यंग मॉडुलस का यूनिट लिखना पड़ेगा। तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है डायमेंशनलेस, डेल्टा एल बाई एल। ऊपर भी मीटर, नीचे भी मीटर, डायमेंशनलेस। इट मीन जो डायमेंशन स्ट्रेस का होगा वही यंग मॉडुलस का होगा। तो ये क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये क्या हो गया? एम एल टी माइनस टू अपॉन लेंथ का स्क्वायर। तो क्या आ गया? एम एल माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू। आंसर डी। चेक कर लेते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे? जो लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन है वो क्या है? एम एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू। अब ये तो अगर सबसे पहले क्या करो कि दोनों को पहले डायमेंशनली बराबर करो। तो दोनों तरफ अगर डायमेंशन लगा दोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस इक्वल टू यंग मॉडुलस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एफ। अब सोचे इसके पास तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, तो सीधा वन कर दे। जब डायमेंशन हम डायमेंशनली बराबर कर रहे हैं, क्लियर है? वो तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? एम लेंथ टू पावर माइनस वन एंड टाइम टू पावर माइनस टू। पता है वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? तो वेलोसिटी का डायमेंशन है क्या? एल टी माइनस वन पे पावर एक्स। यहाँ पे एक्स दिया हुआ है। एरिया क्या क्या होगा? एरिया का होगा एल का स्क्वायर टू पावर वाई। फोर्स का क्या होगा? ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू टू द पावर जेड। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, एम यहाँ पे है तो एम टू द पावर जेड। एम को एक जगह लिखे, एल यहाँ भी है, एल यहाँ भी है, एल यहाँ भी है। तो हो गया यहाँ पे एल, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, ये वाला एक्स यहाँ पे आ जाएगा प्लस ट्वाइस वाई। उसके बाद क्या आ जाएगा? एल जेड, एल एक्स, एल ट्वाइस बाई और एल क्या हो गया? जेड। तीनों को हम लोग जोड़ दिए। उसके बाद क्या होगा? टाइम का यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा माइनस ट्वाइस जेड और यहाँ हो जाएगा एम एल टू पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। जो पावर यहाँ पे वही पावर यहाँ पे, जो पावर यहाँ पे वही पावर यहाँ पे, और जो पावर यहाँ पे वही पावर यहाँ पे। इट मीन्स वी कैन राइट वन इक्वल टू जेड। उसके बाद एक्स प्लस ट्वाइस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू माइनस वन। और क्या हो जाएगा? माइनस एक्स
माइनस ट्वाइस जेड इक्वल टू -2। एक काम करे, जेड का वैल्यू यहाँ पुट करे तो क्या हो गया, -x -2 इक्वल टू -2। क्या हो गया, -x -2 इक्वल टू -2। इससे ये कैंसल, तो x आ गया 0। x 0 आ गया। अब देखें यहाँ पे 0 प्लस ट्वाइस बाई जेड क्या है, जेड इक्वल टू 1 है, इक्वल टू -1। तो क्या हो गया, ट्वाइस बाई इक्वल टू इधर गया, ये हो गया -2। तो बाई इक्वल टू -1। इट मीन्स जो हम लिखेंगे बाई इक्वल टू सम डायमेंशनलेस कांस्टेंट, और क्या हो जाएगा, x आ गया है 0, इसका मतलब वेलोसिटी टू द पावर 0। y क्या आ गया है, y आ गया -1, इट मीन्स a टू द पावर -1। और क्या आ गया है, z आ गया है 1, इट मीन्स 4 टू द पावर 1। कौन सा ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन नंबर डी। ये तो सवाल था। अब इस टाइप के बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। मान के चलो एक पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसा एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट। पहले इसको आप लोग लिख सकते हैं। सवाल क्या पूछा जा सकता है, कोई भी सवाल, कि भाई वेलोसिटी जो है, तो वेलोसिटी जो है ये है LT-1। अगर फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस करें तो 1 इन लेंथ -1 इन टाइम। अब क्या बोलेगा कि हमने एक नया सिस्टम माना है जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटी मान लेंगे फोर्स को, मान लेंगे विस्कोसिटी को, मान लेंगे डेंसिटी को। अब वो फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इसको उस फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो भाई इट डिपेंड्स ऑन क्या हो जाएगा, सम कांस्टेंट के। अब मान लिए फोर्स, तो फोर्स टू पावर x। अब मान लिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो पावर बाई। अब और क्या, कुछ भी मान लो, मान लिए डेंसिटी टू पावर z। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे फंडामेंटल में, इसको लिखेंगे फंडामेंटल में, इसको लिखेंगे फंडामेंटल में, और दोनों तरफ के डायमेंशन को कंपेयर करके आंसर निकाल लें। तो इस टाइप के काफी सवाल आते हैं। उसके बाद क्या लिमिटेशन है, इसका लिमिटेशन क्या है। अब सोच लो, क्या हर एक फॉर्मूला क्या प्रोडक्ट के फॉर्म में ही होगा। आप देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या प्रोडक्ट के फॉर्म में है। s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो अगर वो प्रोडक्ट के फॉर्म में डिपेंड कर रहा है तभी आप आंसर निकाल सकते हैं। प्लस में है या माइनस में है, एक्सपोनेंशियल में है, तो उस टाइप के सवाल ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये डायमेंशन का लिमिटेशन। तो अगर क्वेश्चन में बोल दे एक नया सिस्टम मानते हैं और उसमें ये फंडामेंटल क्वांटिटी, तो उस टाइप के सवाल ऐसे सॉल्व होते हैं। लेकिन वो डिपेंडेंसी प्रोडक्ट के फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये सवाल क्या है, करें आप लोग। अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी received on earth surface per unit area per unit time is defined as solar constant। ये सोलर कांस्टेंट का डिफिनेशन है। सोलर कांस्टेंट का डिफिनेशन लग रहा है इंटेंसिटी टाइप। देखो तो, एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसका मतलब ये क्या है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी बाई टाइम बाई एरिया। अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो d बाई dt अपॉन एरिया। सर ये तो इंटेंसिटी का है सर। अब बताओ इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है। तो इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है, आप बताए यूनिट क्या होता है इंटेंसिटी का। ये लिखते हो वॉट, ये हो गया जूल पर सेकेंड, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो जो डायमेंशन इंटेंसिटी का आएगा वही क्या होगा, सोलर कांस्टेंट का। अच्छा बी चेक कर लेते हैं हम लोग, आंसर बी है कि नहीं है। हम क्या बोले कि जो यूनिट इंटेंसिटी का होगा वही यूनिट सोलर कांस्टेंट का होगा, क्योंकि सोलर कांस्टेंट का फॉर्मूला तो इंटेंसिटी टाइप का आ रहा है कि नहीं। तो देखे यहाँ पे क्या लिखोगे, ये है पावर। पावर का मतलब क्या होता है, एनर्जी पर सेकेंड। तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन के बराबर। ml e टू पावर -2 लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनर्जी आ जाएगा
अपॉन टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए तो पावर आ गया, और यहाँ क्या कर दोगे, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर। चेक कर लो, इसको सॉल्व करो, चेक कर लो, जो आंसर आ जाए, है कि नहीं, सिंपल सा। तो देखो यहाँ से ये कैंसल, तो आ गया यहाँ पे m के पावर 1, l टू पावर 0 और t टू द पावर -3। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर भी है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, अ क्वांटिटी x क्या है भाई, आई एफ वी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू एल टू दी पावर 4। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एफ क्या है, फोर्स, वी क्या है, वेलोसिटी, डब्ल्यू क्या है, वर्क, और एल क्या है, लेंथ। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स, कितना सिंपल। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम इंटू आर स्क्वायर। तो बता इसका क्या लिखेगा, मास इन, ये मास है इंटू आर, बता मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेगा, ये लिखोगे एम एल स्क्वायर, फोर्स एम एल टी -2, वेलोसिटी का स्क्वायर ये है क्या, एल टी -1 टू पावर 2, वर्क, वर्क क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एम एल टी -2 फोर्स, डिस्प्लेसमेंट का मतलब एल, और इंटू क्या आ गया, लेंथ टू द पावर 4। चेक कर लो क्या आंसर आता, कहीं कुछ है ही नहीं। तो इस टाइप के खूब सवाल पूछे जाएंगे। अब बताओ ये सवाल कितना, ये पूछा है 2020 में, ये सवाल फ्री का, अगर ये सवाल को आप छोड़ देते हैं तब लफड़ा वाला बात है। इस टाइप का सवाल छूटना बिल्कुल नहीं चाहिए, है कि नहीं। बाकी जो आंसर आ जाए, हाँ, अब जो आंसर आएगा, अब उसको बताना उसका डायमेंशन किससे मैच कर रहा है, एनर्जी डेंसिटी से, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से, फोर्स कांस्टेंट से, प्लैंक्स कांस्टेंट से। तो सब सवाल को और जानकर मॉडिफाई किया है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, तो पूछेगा एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, तो आप बताए एनर्जी डेंसिटी लिखिएगा। एनर्जी डेंसिटी ए ऑप्शन का बात करते हैं, तो एनर्जी बाई वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी है, तो ये हो गया एम एल स्क्वायर टी -2, वॉल्यूम का मतलब एल क्यू। अब ये चेक कर लेना। बी कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हमको पता नहीं है सर उसका क्या होता है, लेकिन फार्मूला पता है, किस फार्मूला में कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आता है, किसमें आता है, फोर्स इक्वल टू एन, याद करो, ए डीवी बाई डी वाई, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। तो बताओ फोर्स का क्या होता है, एम एल टी -2, एन इसका क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर एरिया, वेलोसिटी क्या है, एल टी -2, और ये क्या हो गया, लेंथ, सॉरी वेलोसिटी एल टी -1। अब यहाँ से आ गया विस्कोसिटी का, बताओ अब यहाँ से क्या विस्कोसिटी का निकाल लेंगे क्या, है कि नहीं। और सही फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, एफ इक्वल टू के इंटू एक्स, सी में ये है फोर्स कांस्टेंट, तो फोर्स कांस्टेंट का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, है कि नहीं। तो ये हो गया एम एल टी -2 बाई लेंथ, फोर्स का, ये फोर्स कांस्टेंट का भी आ गया। ये हमारा फोर्स कांस्टेंट का आ गया। सिमिलरली हम प्लैंक्स कांस्टेंट का चेक कर लेंगे। बताओ प्लैंक्स कांस्टेंट किस में आता है, प्लैंक्स कांस्टेंट आता है, याद करो मॉडर्न फिजिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, E इक्वल टू या E इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी या एस सी बाई लेमडा। तो बताओ ये क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी -2 इक्वल टू एच, ये क्या हो गया 1/टाइम। देखो यहाँ से एच का आ गया। तो आपको चारों में चेक करना पड़ेगा, जो इसका डायमेंशन आएगा, अब इससे चेक कर ले, यहाँ पे चेक कर ले, इससे चेक कर ले, और इससे चेक कर ले। सवाल को थोड़ा सा लेंदी कर दिया है कि नहीं। आप मतलब कि एक बार एक्स का डायमेंशन निकाल लेंगे, फिर सारे का डायमेंशन से चेक कर लेंगे, है कि नहीं। आप लोगों को क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम सीधे सॉल्यूशन पे नहीं जा रहे,
मेरा काम बस एक कॉन्सेप्ट को बताना। हमने क्या किया, एक्स का डायमेंशन यहाँ से निकाल लिया, बाकी फिर इसका भी डायमेंशन निकाल लिए, इसका भी निकाल लिए, इसका भी निकाल लिए, इसका भी निकाल लिए। तो डायमेंशन का मतलब होता है यूनिट। तो अगर आपको किसी पार्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट नहीं पता है तो पता कर लो ना कौन से फॉर्मूले में आता है, वो पता कर लिए, काम बन जाएगा। खूब सवाल ऐसे ही मिलेंगे, है कि नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। देखो क्या आता है, पढ़ो इसको। इस सवाल को आप लोग पढ़े, देखे क्या आंसर आता है। इसमें लिखा हुआ है x इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। एक परमिएबिलिटी है, एक परमिटिविटी है। आपको पता है ये फॉर्मूला है लाइट के स्पीड का इन वैक्यूम। इसका मतलब ये क्या है, x है मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये है LT-1। क्लियर। अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं होगा तो म्यू नॉट का डायमेंशन अलग से लिखोगे, फिर इसका अलग से लिखोगे, फिर अंडर रूट लोगे, फिर उसका रेसिप्रोकल करोगे तो आंसर आएगा। लेकिन अगर आपको पता होगा तो सीधा मालूम चल गया ये है मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आप ये भी पढ़े होगे, याद करो, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, E/B, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को याद करो, एक फॉर्मूला तुम लोग पढ़ते होगे कि एक पार्टिकल पे दोनों फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी और मैग्नेटिक फोर्स भी, ठीक है ना। तो वो और वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, तो दोनों फोर्स को तुम लोग बराबर करते होगे। ये फॉर्मूला कब पढ़ते होगे, याद करो, मैग्नेटिज्म में जाकर के। तो वहां पे लिखते होगे Q इंटू ई इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। हम मानते हैं थीटा 90, क्यू वी बी, तो क्यू से क्यू कैंसल, तो v इक्वल टू क्या हो गया, E/B। याद करो ऐसा फॉर्मूला पढ़ते होगे। वेलोसिटी सेलेक्टर, याद करो वेलोसिटी सेलेक्टर में पढ़ते होगे ऐसा फॉर्मूला। तो सर ये भी क्या है, नहीं तो क्या करना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का रखना पड़ेगा यहाँ पे यूनिट, और मैग्नेटिक फील्ड का रखना पड़ेगा यूनिट। ये भी रख सकते हैं क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो फोर्स का जानते हैं, क्यू का जानते हैं, तो ई का आ गया। अब फोर्स इक्वल टू क्यू वी बी, तो बताओ फोर्स का जानते हैं, क्यू का। अब इससे भी कर सकते हो, देखो ये फॉर्मूला से, फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई और फोर्स इक्वल टू क्यू वी बी। तो हम यहाँ से मानते हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर नहीं जानते हैं लेकिन ये दोनों फॉर्मूला जानते हैं, तो यहाँ से भी आंसर आएगा। हाँ चेक कर लेते हैं हम लोग। तो सोचो डायमेंशन, ठीक है मानते ये दोनों फोर्स बराबर नहीं है, लेकिन डायमेंशनली तो दोनों बराबर है। हम जानते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, लेकिन दोनों का यूनिट तो सेम है। तो यूनिट अगर सेम है तो डायमेंशनली तो सेम कर सकते हैं, है कि नहीं। तो बताओ डायमेंशनली हम लिख सकते हैं, डायमेंशनली लिख सकते हैं, डायमेंशनली क्यू इक्वल टू क्यू वी बी, तो क्यू से क्यू कैंसल। तो डायमेंशनली क्या होगा, जो डायमेंशन v का होगा वही डायमेंशन E/B का भी होगा। मतलब इसका भी है डायमेंशन क्या है, LT-1 वेलोसिटी के बराबर। अब आप जेड का चेक कर ले, तो अगर आप जेड का चेक करेंगे तो जेड का क्या आएगा, देखना ध्यान से, ये है 1/RC। अगर आपको नहीं पता है आरसी, आरसी है टाइम कांस्टेंट। अगर नहीं पता है तो आपको रेजिस्टेंस का लिखना पड़ेगा, कैपेसिटेंस का लिखना पड़ेगा। रेजिस्टेंस कहाँ पे आता है सर, तो रेजिस्टेंस आता है V इक्वल टू आई इंटू आर। यहाँ आप रेजिस्टेंस का निकाल लीजिएगा, V इक्वल टू आई इंटू आर पे वोल्टेज का हमको डायमेंशन पता होता है, आई का पता होता है, आर का निकाल लेंगे। और बताओ कहाँ लिखोगे, ये लिखोगे एनर्जी इक्वल टू Q²/2C, यहाँ से C का आ गया। या ये भी कर सकते हो Q इक्वल टू C/V, तो बताओ Q का पता है, V का पता है, C का आ गया। तो यहाँ से लाकर चेक करना पड़ेगा, लेकिन पता है कि आपको टाइम कांस्टेंट है, ये हो गया 1/T, ये हो गया T⁻⁻। इसका मतलब ये है
कि एक्स और वाई का डायमेंशन क्या है, सेम है, इसका मतलब आंसर क्या हो गया, सी, है कि नहीं। हम्म, ये है, ये क्या है, ये टाइम कांस्टेंट है, पढ़ाया जाता है कैपेसिटेंस में। क्लियर है आपको सवाल। तो एक ही टाइप के सवाल को घुमा कर फिरा कर थोड़ा सा लेंदी करके, कॉन्सेप्ट तो सेम है, लेकिन बस पूछने का तरीका अलग अलग होता है। तो कहां से डेवलप होगा सर, तो आपको प्रैक्टिस से डेवलप होगा, है कि नहीं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए क्या है, सॉल्व करें आप लोग। द डायमेंशन ऑफ, ये है मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर, ये है म्यू नॉट, where V is the magnetic field and mu naught is the magnetic permeability। ये permeability, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी, ये होता है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम इच। बताएं क्या होगा। हमें तो फॉर्मूला पता है तो हम तुरंत कर देंगे, लेकिन नहीं भी पता है तब भी कर लो। 11 12 पढ़ने के बाद आपको हर एक फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, इसीलिए यूनिट और डायमेंशन को 11 12 खत्म करने के बाद पढ़ना चाहिए, क्योंकि यूनिट और डायमेंशन यूनिट से रिलेटेड है। अगर हर एक फिजिकल क्वांटिटी की आपको यूनिट पता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है चैप्टर में, है कि नहीं। बस उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। तो जानते हैं ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी का। एक होता है, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, एक मैग्नेट, ये है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी, ये होता है वी स्क्वायर बाई ट्वाइस एप्सिलॉन, ये ट्वाइस म्यू नॉट। एक होता है इलेक्ट्रिकल डेंसिटी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, है कि नहीं। तो सोचो अगर ये एनर्जी डेंसिटी है तो बताओ क्या हो जाएगा, एनर्जी बाई वॉल्यूम। एनर्जी का क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और वॉल्यूम का होगा एल क्यू। बताओ क्या लिखोगे आप लोग, सिंपली एम एल टू पावर -1 टी टू दावर -2। कौन सा आंसर, डी। चेक कर लेते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल सही। अब सोचिए कि आपको नहीं याद है, अगर आपको नहीं याद है तो आप क्या कीजिएगा, आप पहले निकालिएगा बी का, तो बी होगा आई एल बी, फॉर्मूला जानता होगा, आई एल क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब देख तेरे को फोर्स का पता है, देख तेरे को क्या पता है, तेरे को एल का पता है, आई का पता है, बी का आ गया। सर ये कहाँ पे आता है, ये कहाँ पे आता है, तो ये बहुत सारे फॉर्मूला में आता है। याद कर, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है किसी ना किसी का म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर या 2 पाई आर, बहुत सारे का फॉर्मूला होता है। या तुमको ये भी नहीं पता है, मैग्नेटिक फील्ड का पता है, ये पता है, तो ये निकाल लेगा, नहीं तो फंडामेंटल में चला जा, और भी फंडामेंटल फॉर्मूला है, या ये देख ले, सी इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसका पता है, इसका पता है, तो इसका निकाल लिया। मतलब तेरे को क्या करना पड़ेगा, तेरे को अगर म्यू नॉट का नहीं पता है, तेरे को ये निकालना पड़ेगा म्यू नॉट कौन से फॉर्मूला में आता है। तो जिस फॉर्मूला में म्यू नॉट आता है उस फॉर्मूला में बाकी और का यूनिट पता होगा, तो म्यू नॉट का निकाल ले, तो काम बन जाए। तो इस वाले फॉर्मूला से बी का आ गया, एक और फॉर्मूला से म्यू नॉट का चला आएगा, है कि नहीं। तो हमारा काम सीधा बन जाएगा, है कि नहीं। और लेकिन अगर जानते ही एनर्जी डेंसिटी है तो एक लाइन में आंसर, और नहीं भी पता है तो दोनों टर्म को देख लेंगे कि हम अपने को बी का निकालनी है, म्यू नॉट का निकालनी है, अलग अलग से। तो बी देख लेंगे कौन से फॉर्मूला में आता है, और म्यू नॉट देख लेंगे कौन सा फॉर्मूला में आता है। देख म्यू नॉट का फॉर्मूला तुमको ये बता दी, म्यू नॉट का फॉर्मूला एक ये बता दी, तो कहीं से भी बन जाएगा, है कि नहीं। चलो हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो इसका क्या आएगा, सॉल्व करो तुम लोग। द एस आई यूनिट
इन SI यूनिट द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट का अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट बाई म्यू नॉट। बहुत सारा तरीका निकालने का है। अब आपको म्यू नॉट का तो यूनिट पता नहीं होगा, कंफर्म है, कितना भी कर लो रट्टा नहीं मार पाओगे, एप्सिलॉन नॉट का भी नहीं मार पाओगे। अपने को ये पता है तो दिमाग लगाते हैं कि C इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 बाई C। म्यू नॉट चेक कर लेते हैं, ए आंसर देख लेते हैं क्या आता है। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 बाई C। अच्छा, और थोड़ा दिमाग क्या लगाते हैं कि हमसे पूछा है एप्सिलॉन बाई म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट बाई म्यू नॉट। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यहां भी हम क्या करते हैं कि म्यू नॉट से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ क्या करते हैं हम, म्यू नॉट से हम कर देते हैं डिवाइड, और यहां भी कर देते हैं हम म्यू नॉट से डिवाइड। क्या पूछा है, एप्सिलॉन नॉट बाई म्यू नॉट। हम दिमाग लगाएं, हम यहां भी म्यू नॉट से डिवाइड कर दिए और हम यहां भी म्यू नॉट से डिवाइड कर दिए, दोनों तरफ कर सकते हैं। तो देख यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ गया एप्सिलॉन नॉट बाई म्यू नॉट इक्वल टू 1 बाई, देखो भाई इससे तुमको क्या फायदा हुआ कि बस तुमको इसका निकालना पड़ा। अगर इतना दिमाग काम कर गया तो तुमको बस इसका निकालना पड़ेगा। अब इसको देख ले कौन से फॉर्मूला में आता है कि नहीं। तो बताओ ये फॉर्मूला आएगा, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करोगे तो उसमें म्यू नॉट तो आएगा ही आएगा। तो कुछ यूज कर ले, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी, 2 पाई डी, कुछ भी यूज कर ले, हमको बस डी से मतलब है। 2 पाई तो कांस्टेंट है, 4 पाई तो कांस्टेंट है कि नहीं। तो भाई यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का पता है, डी लेंथ है, आई का पता है, तो म्यू नॉट का आ गया ले। या तुमको फंडामेंटल से करना है, सपोज दैट मेथड सेकेंड, अगर तुमको फंडामेंटल से करना है तो फोर्स इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 मतलब क्यू स्क्वायर, हमें बस डायमेंशन से मतलब है। अब सोच यहां से तू निकाल लिया एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। अब कोई फॉर्मूला यूज कर लिया, V इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2R, यही फॉर्मूला होता है। इसका यूज कर लिया, यहां से आ गया म्यू नॉट का, काम बन गया। फिर उसका अंडर रूट ले लेगा, थोड़ा सा लेंदी हो गया। तो टोटली आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, है कि नहीं। ठीक है, आपको आता है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन कितने से कम टाइम में हम कर लेते हैं। तो हम थोड़ा सा दिमाग लगा दिए, थोड़ा जल्दी हो गया। और दिमाग तभी लगा पाए जब हमको याद। देखो क्या कर दिए, यहाँ भी डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड, जैसे ही डिवाइड किए तो ये आ गया। अब बस हमको एक ही निकालना पड़ा ना, तो तुरंत बच गया। सी तो हमें पता ही है कि नहीं। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या है, पढ़े आप लोग। इन द फॉर्मूला x इक्वल टू 5y z स्क्वायर, x and z have same dimension, नहीं, x and z have dimension of capacitance and magnetic field respectively. What are the dimension of y in SI unit? हमको तो अभी तक जितना भी सवाल अभी तक कराए हैं, हमको सब सेम पैटर्न का लगा कि भाई यूनिट पता है तो सवाल होना है। अब तुम सारे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट तो याद कर नहीं पाओगे, कुछ फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट याद होगा, स्पेशली फंडामेंटल का याद होगा। ठीक है, हम फोर्स का याद कर लिए, फंडामेंटल का यूनिट, अगर तुम फंडामेंटल का यूनिट याद है और किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस करने आता है तो किसी का निकाल ले, लेकिन बस तेरे को फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखो पता ही नहीं है कि म्यू नॉट किस फॉर्मूला में आता है, तो कैसे बनेगा।
देखो पता ही नहीं कि एब्सोल्यूट नॉट किस फॉर्मूला में आता है, कैसे बनेगा। देखो पता ही नहीं कि विस्कोसिटी किस फॉर्मूला में आता है, पता ही नहीं चलेगा। देखो पता ही नहीं कि स्पेसिफिक हीट किस फॉर्मूला में आता है, तो पता ही नहीं चलेगा। तो तेरे को पता करना पड़ेगा कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पूछा है वो किस फॉर्मूला में इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं। तेरा काम बन जाएगा तुरंत। बाकी रिमेनिंग का पता कर लेगा, रिमेनिंग का तुमको पता ही होगा, उसका आ जाएगा। क्या आंसर आया है? ऑप्शन ए। चेक कर लेते हैं, लिखा हुआ है x इक्वल टू 5/z²। ये तो डायमेंशन लेस है, हम बस डायमेंशन का बात करेंगे, यूनिट का बात करेंगे। पूछा है डायमेंशन y का, तो y क्या हो गया? x/z²। ओनली फॉर डायमेंशन। 5 को क्या कर दिया? रिमूव। मैं बस डायमेंशन से मतलब है। अब x क्या दिया हुआ है? यहाँ पे लिखा है x का डायमेंशन है कैपेसिटेंस के बराबर। ठीक है भाई, डायमेंशन कैपेसिटेंस के बराबर है। और जो z का डायमेंशन है वो बराबर है मैग्नेटिक फील्ड का। पता करो किसमें है। तो लिखा q इक्वल टू, क्या लिखा? q इक्वल टू c इंटू वी। कैपेसिटेंस में पढ़ना होता है। अब q फंडामेंटल नहीं है, इसको लिख सकते हैं I इंटू टी, है कि नहीं। अब c को लिख सकते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम लोग वोल्टेज I इंटू आर भी लिख देगा, लेकिन आर फिर टफ आ गया, इसलिए V इक्वल टू I इंटू आर नहीं लिखे। हम क्या लिखे हैं? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। क्लियर है? तो बता यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से सीधा आ गया, देख ले, U इक्वल टू, ये भी हो जाएगा I इंटू टी, तो I² अपॉन U। ये आ गया C, सॉरी C इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इधर जाएगा, I इंटू टी इंटू I इंटू टी, तो I²T², बाई क्या आ गया? U। अब से ये क्या हो गया? एम्पियर स्क्वायर। ये हो गया टाइम का स्क्वायर, ये एनर्जी है, ये होगा mL² T⁻²। तो क्या आ जाएगा? m⁻⁻⁻1 L⁻⁻2 और क्या हो जाएगा? T⁻⁴ एम्पियर का स्क्वायर। अब ऐसे ये आ गया कैपेसिटेंस का। और से निकाल लेगा मैग्नेटिक फील्ड का, कोई दिक्कत नहीं है। और से कैसे निकाल लेंगे? फोर्स इक्वल टू ILB। फोर्स का पता है, लेंथ का पता है, करंट का पता है, बी का आ गया, ले लेंगे। समझ में आया कि नहीं? अगर ये आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड का आ गया, फिर उसका स्क्वायर कर लेंगे। जो भी मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन है उसका स्क्वायर कर लेंगे, फिर दोनों का रेशियो हो जाएगा। आंसर खत्म। हाँ स्क्वायर तुमने, यही आपको बच्चा यही तो बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं रहना है, इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक। आपको बहुत ज्यादा फास्ट नहीं, आपको कम से कम क्वेश्चन सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा। एक बात को ध्यान रखना, हम हमेशा सॉल्यूशन के पास नहीं पहुंचेंगे, हम आपको बस एक अप्रोच देंगे। देख क्या करते हैं, सी का निकालनी है, देखे सी कौन, अब सी का यूनिट थोड़ी याद करके रखेंगे कि सी का यूनिट क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट थोड़ी याद करके रखेंगे। हाँ मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला याद है, लेकिन फंडामेंटल के टर्म में कहाँ याद रहता है सर। फंडामेंटल में वेलोसिटी का याद रहता है सर, एक्सीलरेशन का याद रहता है सर, फोर्स का याद रहता है सर, एनर्जी का याद रहता है सर। सबका थोड़ी फंडामेंटल के टर्म में याद रहेगा। हाँ टेस्ला याद है, पता है मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला टेस्ला होता है, फ्लक्स का वेबर होता है, इंडक्टेंस का हेनरी होता है, लेकिन फंडामेंटल के टर्म में क्या, तो कौन से फॉर्मूला में इन्वॉल्व हो रहा है। तो अभी तक जो भी सवाल हम किए हैं सब सेम पैटर्न के, लगभग सेम पैटर्न के, बस घुमा के इधर से घुमा दिया, उधर से घुमा दिया, इधर से घुमा दिया, और काम कर रहा है कि नहीं। तो आप मेन कॉन्सेप्ट को समझें, इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, वो क्वांटिटी इस फॉर्मूला में इन्वॉल्व है। क्लियर है? फॉर्मूला लिखो, अब फॉर्मूला आपको सब याद होगा ही। तो बच्चों को ये चैप्टर टफ भी लग सकता है, ये चैप्टर इजी भी लग सकता है। जिसको पूरा 11-12 अच्छे से पढ़ा हुआ है उसको यूनिट डायमेंशन पढ़ने की जरूरत तक नहीं है, बस खाली उसको पता है कि यूनिट का मतलब क्या होता है और डायमेंशन का मतलब क्या होता है। हम तो समझते डायमेंशन हमारे लिए, हमारे सिलेबस में डायमेंशन का मतलब यूनिट। क्लियर है? कैसे भाई? तू बता, तू लिखेगा कि फोर्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर सेकेंड टू पावर -2, और ये बोलता है LMLT-2,
1 in मास 1 in लेंथ -2 in टाइम, ये बोल ले बात बराबर। तो खेल यूनिट से, किससे खेल? तो खेल यूनिट से, है कि नहीं? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ पढ़ो इसको। ये पूछा गया है 2019 में। देखो क्या आता है। Which of the following combination has the dimension of electrical resistance? अच्छा, where epsilon naught is the permittivity of vacuum and mu naught is the permeability of vacuum. एक बात देख रहे हो, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, बार 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 बार। हॉट टॉपिक है ये, हॉट पॉइंट है ये। एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट से पूछने वाले सवाल हॉट है, इस पे ध्यान देंगे आप लोग। लेकिन अभी बोल रहे हैं कि सर ये बार बार पूछे, इसको याद कर ले। नहीं भाई, याद नहीं करना, दिमाग लगा। क्यों याद करेगा? क्या करेगा सोच। अब अभी 2-3 सवाल पहले क्या आया था? एप्सिलॉन नॉट बाई म्यू नॉट, इसमें सब ऑप्शन दे दिया है। ये भी किसी एक को देख लेना, किसी एक को देख ले। अगर तू फंडामेंटल से करेगा, फंडामेंटल से तो सबसे पहले तू क्या करेगा? रेजिस्टेंस का तू निकालेगा यूनिट, एकदम फंडामेंटल मेथड फर्स्ट। जिसको कुछ नहीं आता है, सन्नाटा वाला स्टूडेंट जो एकदम रट्टा मार के बैठे हुए है, वो क्या करेगा? वो लिखेगा v इक्वल टू, हाँ चेक कर लेते हैं तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है। तुमने बोला ए, अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ए। अब देख तू मेथड फर्स्ट से कर रहा है, तो क्या लगाएगा? सबसे पहले तू निकालेगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायमेंशन, फिर तू निकालेगा म्यू नॉट का, फिर तू निकालेगा एप्सिलॉन नॉट का। एक बार ये चेक करेगा, फिर ये चेक करेगा, फिर ये चेक करेगा, फिर ये चेक करेगा, तेरा काम बन गया। ये फंडामेंटल है। तो देख v इक्वल टू आई इंटू आर, यहां से हम सीधा निकालेंगे r इक्वल टू वी बाई आई। अब बता v का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज इंटू आई। q को क्या ले सकते हैं? आई इंटू टी इंटू आई। ये क्या हो गया? एम एल स्क्वायर टी -2। ये क्या हो जाएगा? एम्पियर स्क्वायर टाइम, ले यहां से आ गया आर का डायमेंशन। बस इसको इसको ऊपर लेके चला जा। अब तू निकालेगा किसका? म्यू नॉट का, एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है ना? एक बार ये चेक करेगा, एक बार ये चेक करेगा, एक बार ये चेक करेगा, एक बार ये चेक करेगा। इतना काम तेरे को करना पड़ेगा, है कि नहीं? ये पहला मेथड कि एक बार म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का निकाल लेगा, एक बार अंडर रूट का चेक करेगा, उसको इससे मैच कर लेगा। मैच कर गया, बहुत खुशी की बात। नहीं मैच किया तो इस पे चला जाएगा, फिर इसको मैच कर लेगा, और नहीं मैच करेगा तो इस पे चला जाएगा, फिर इसको कर लिया, फिर नहीं करेगा तो इस पे चला जाएगा। अल्लाह के बाद सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है, बस एक दिमाग और लगाते हैं कि मेथड फर्स्ट लगाएगा बुद्धि वाला स्टूडेंट, जिसके पास दिमाग होगा। इसमें क्या करेगा? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ऐसा है। इसको पता है, क्या पता है कि भाई साहब कि C इक्वल टू ये होता है, C इक्वल टू दिस होता है। तो इसने क्या किया कि इस चीज को ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया? इससे, और नीचे ही मल्टीप्लाई कर दिया इससे, है कि नहीं? तो इसके पास ऊपर आ गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट, और नीचे आ गया क्या? सिंपली एप्सिलॉन नॉट।
है कि नहीं? सिंपली क्या गया, एप्सिलॉन नॉट। अब बता इसको ये क्या लिखेगा, इस चीज को लिखेगा ये 1/c। अगर ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट सी है, इसको इधर ले जाएगा, लिखेगा 1/c, तो इसको लिखेगा सिंपली 1/एप्सिलॉन नॉट सी। ये काम हो गया। जैसे ही इतना लिखा, ये तो आपको समझाने के लिए इतना था, लेकिन मेरे को सिर्फ एग्जाम में मेरे को करना होता, ये सवाल को हम कर रहे होते, कितना फास्टली करते। अब हमें पता है कि ये कहाँ आएगा, इसका निकालना थोड़ा इजी है। ये आता है फोर्स में। ये किसमें आता है, फोर्स में। तो फोर्स में कैसे आता, देख, फोर्स इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू QR/स्क्वायर, R²। Q1 Q2 नहीं लिख रहे हैं, हमें बस डायमेंशन से मतलब है। तो बताओ एप्सिलॉन नॉट यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया फोर्स इंटू R², फोर्स इंटू R² बाई Q², है कि नहीं? यहाँ से क्या आ गया, इसको इधर ले गया, इसको इस साइड, नहीं सॉरी 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 सॉरी, यहाँ से आ गया एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ये तो डायमेंशनलेस है, हमें निकालना है 1/एप्सिलॉन नॉट ना, हम नीचे ही आ रहा है, सीधा हम 1/एप्सिलॉन नॉट निकाल लेते हैं, देख लो। वन बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू F² बाई Q²। सीधा हम ये निकाल, इसको इधर ले गए, इसको नीचे लेके आए, है कि नहीं? और ये तो कांस्टेंट, हमको उससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमें बस डायमेंशन डायमेंशन खेलना है, यूनिट यूनिट खेलना है। अब सोच, इसको इस वाले चीज को पुट कर यहाँ पे देख, तो 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू सी है, इसको हम क्या पुट कर लिए, देखो यहाँ पे, इसको पुट किए F² अपॉन Q², ठीक है, इंटू, नहीं ये नीचे में आएगा ना जी, नीचे में आया, इंटू 1/c, है कि नहीं? अब देखो क्या करोगे यहाँ पे, अब लिखोगे यहाँ पे सीधा फोर्स, ये है कि नहीं? तो देख यहाँ पे तू क्या लिखेगा, अगर तुमको फोर्स का लिखना होगा तो फोर्स को लिखोगे सिंपली ML। देख यहाँ पे फोर्स लिखना होगा तो लिखेगा ML T-2। यहाँ क्या लिखेगा, एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर, और क्या लिखेगा, टाइम का स्क्वायर, सिंपल। फिर यही पुट कर ले, ये आ गया एम्पियर स्क्वायर टाइम स्क्वायर, इसका लिख लेगा, और तुम सीधे तुम रेजिस्टेंस से मैच कर लो कि भाई रेजिस्टेंस से मैच कर रहा है, देखना यही यही ऑप्शन मैच कर जाएगा, है कि नहीं? सिंपल सा। या इसको तुम थोड़ा सा और आगे ले जा सकता है, थोड़ा सा तुमको और आगे, अगर तुमको रेजिस्टेंस से मैच करवाना है, इस पे तुम और दिमाग लगा सकता है। क्या दिमाग लगाएगा, देख ध्यान से, तो हमको करना है रेजिस्टेंस में चेक, रेजिस्टेंस में, तो इस पे हम दिमाग लगा सकते हैं कि थोड़ा फोर्स को लिखते हैं पोटेंशियल के टर्म में, थोड़ा फोर्स को हम लिखते हैं किसके टर्म में, पोटेंशियल के टर्म में। तो फोर्स को पोटेंशियल के टर्म में अगर तू लिखना चाहता है तो सोच ऐसे लिखेगा, सिंपली V इंटू क्यू, ये आ गया वर्क डन, V इंटू क्यू क्या आ गया, वर्क डन, ठीक है ना? और वर्क डन का मतलब होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो बाय डिस्प्लेसमेंट कर दो, तो दिमाग लगाए, क्योंकि हमें बोला है हमें जाना रेजिस्टेंस के ऊपर, तो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल अगर वी बाई, अगर ये पूरा टर्म V/I आ गया, अगर ये पूरा टर्म V/I आ गया तो काम बन जाएगा ना जी, है कि नहीं? देखो हम भी एज ए स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं और सोच रहे हैं, तो हमने क्या किया, इसको V के टर्म में चेंज किया, तो ये हो गया वर्क डन, अपॉन हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई डिस्प्लेसमेंट फोर्स। अब सोच यहाँ पे आ गया R²/Q² इंटू 1/c, है कि नहीं? तो देख अब यहाँ से क्या कैंसिल हो गया, ये भाई ये वेलोसिटी नहीं, ये वोल्टेज है, R से ये R कैंसिल, एक Q से एक Q कैंसिल, तो लिख दिया यहाँ पे वोल्टेज, अब यहाँ पे आ गया R, अब यहाँ पे आ गया Q,
अब इसको लिखेगा तुम सिंपली क्या लिखोगे, ये लिखोगे लेंथ बाई टाइम, लेंथ बाई टाइम। ये आर लेंथ है तो आर से आर कैंसर, और क्यू बाई टी इक्वल टू वाई, तो आ गया वी बाई आई, काम खत्म, है कि नहीं। तो ये मेथड सेकंड है। ये क्या है, मेथड सेकंड है। मेथड फर्स्ट क्या है, मेथड फर्स्ट ये है कि सबसे पहले हम रेजिस्टेंस का क्या निकालेंगे, डायमेंशन, फिर म्यू नॉट का निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट का निकालेंगे, ये चेक करेंगे, ये चेक करेंगे, ये चेक करेंगे, ये चेक करेंगे, काम बनेगा। एक क्या किए हम कि एक को उठा लिए सीधा कर दिए, है कि नहीं। अब सोचो अगर ये कर रहे होते तो उल्टा चला आ जाता, हम बोलते भाई ये नहीं, ये आंसर है। ये कर रहे होते तो या तो स्क्वायर या तो रूट आता, यही होता ना, इसका रेसिप्रोकल हो जाता। तो किसी एक को भी चेक करते तो हम बता देते क्या आंसर। इसको करते चेक तो उल्टा आ जाता है कि नहीं, इसको चेक करते या तो स्क्वायर आ जाता या तो हाफ चला, है कि नहीं। तो हम इसमें करते थोड़ा रेसिप्रोकल हो जाता, तो किसी एक को चेक करते तो हमारा आंसर आ जाता, है कि नहीं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शायद लगता है ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, नहीं इसके बाद भी क्वेश्चंस हैं, इसके बाद भी क्वेश्चंस हैं, एक सेकेंड। हाँ, the density of a material in SI unit is 128 kg per meter cube. In certain unit in which the unit of length is 25 centimeter and unit of mass is 50 gram, the numerical value of density of the material. इतने लंबे टाइम के बाद एक अलग सेगमेंट का सवाल दो, बहुत लंबे टाइम के बाद। एक पहला सेगमेंट दिखा था जिसमें एक नया, याद करो जो फोर्स को लिखा था, एरिया वेलोसिटी और एरिया वेलोसिटी फोर्स की एक क्वांटिटी माना, अब बोला कि उसका हम फंडामेंट, अगर हम एक नया सिस्टम मानते हैं, ऐसा सिस्टम मानते हैं इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी फोर्स है, वेलोसिटी है, एरिया है, ठीक है ना। तो उस वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो बताओ इस फिजिकल क्वांटिटी का क्या डायमेंशन, एक उस टाइप का सवाल आया था। और उस टाइप के खूब सारे सवाल आते भी हैं। फिर एक टाइप का सवाल आया खूब सारा, ये डायमेंशन, वो डायमेंशन, वो डायमेंशन, वो डायमेंशन, ये तीसरे सेगमेंट का सवाल है, तो सॉल्व करो इसको। क्या किया जाए, इस सवाल का कॉन्सेप्ट है, बस कॉन्सेप्ट बता देते हैं। N1 U1 इक्वल टू N2 U2। सी चेक कर लेते हैं, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। बोला कि डेंसिटी का जो SI यूनिट है, डेंसिटी का जो SI यूनिट है वो केजी मीटर पर क्यूब है, केजी पर मीटर क्यूब। हमने एक न्यू सिस्टम माना है, हमने एक न्यू सिस्टम माना है, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। उसमें हमने लेंथ का यूनिट माना है 25 सेंटीमीटर और मास का यूनिट माना है 50 ग्राम। मान सकते हैं भाई, एक नया सिस्टम जिसमें हम लेंथ का यूनिट मानेंगे 1 मीटर नहीं, वो तो मानते हैं SI यूनिट में 25 सेंटीमीटर मानेंगे यूनिट, फंडामेंटल स्टैंडर्ड। और मास का क्या मान लिए
50 ग्राम। तो बताएं इस सिस्टम में 128 kg पर मीटर क्यूब का वैल्यू क्या होगा, का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, है कि नहीं। तो एक बात बता, तुम थोड़ा सोचना ध्यान से, क्या कंसेप्ट लगाते हैं। सपोज दैट कि ये मान के चलो ये दूरी है ए से बी, सपोज दैट 1 मीटर। इसी को बोल सकते हैं हम लोग 100 सेंटीमीटर, इसी को बोल सकते हैं हम लोग 1000 mm। एक बात बता बच्चा कि इसको तू बोल ले 1 मीटर या बोल ले 100 सेंटीमीटर या बोल ले 1000 mm, क्या ये दूरी चेंज कर रहा है क्या। जो मेजरमेंट वो तो इतना ही है ना भाई। इसको तू 1 mm बोल ले या तू 100 सेंटीमीटर बोल ले या 1000 mm बोल ले, ये दूरी सेम है भाई। चाहे इसका यूनिट कुछ भी दे ले, एक रस्सी से लेके नापेगा ना उतना ही लेंथ आएगा, और उसका नाम तू जो दे ले, है कि नहीं। तो हमने क्या लिखा, N1U1। सोचिए यहाँ पे N1 1 है, N1U1, ये क्या है N2U2, और ये क्या है N3U3। यूनिट चेंज किया तो देख न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज किया, ये न्यूमेरिकल वैल्यू। अब देख यूनिट छोटा हो जा रहा है, देखो सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, उससे छोटा mm है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो जा रहा है। तो लिखता है N/U इक्वल टू कांस्टेंट। मेजरमेंट तो सेम है, चाहे यूनिट जो भी दे ले। तो हमने लिखा अलग, एक मान ले ये SI यूनिट, ये मान ले कुछ जो तू नया यूनिट था N2U, ये कुछ नया वाला मान ले। तो N1 में क्या दिया हुआ है 128, और लिखा हुआ है kg पर मीटर क्यूब। N2 अपने को निकालना है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखेगा kg की जगह 50 ग्राम, और इसके जगह 25 सेंटीमीटर का होल क्यूब, है कि नहीं। ये यूनिट था किसका, लेंथ का। तो 25 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड है, ये यूनिट है, तो 25 सेंटीमीटर का होल क्यूब। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका 120, ये आ गया N2 इंटू, इसको एक काम कर लो, लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे करना है, जिधर इच्छा करे चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको ग्राम में, इसको सेंटीमीटर में, या इसको मीटर में, इसको केजी में, बात बराबर है। हाँ, तो 128 इंटू 1000 अपॉन क्या हो गया, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब, ये हो गया 50 ग्राम। ये हो जाएगा 25 इंटू 25 इंटू 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो बता ये हो गया यहाँ, तो बताओ ये यहाँ लिखोगे ग्राम, तो देख ग्राम से ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब कैंसल, तो ये हो गया 128 इंटू 1000 अपॉन 10⁶ इक्वल टू 50 अपॉन 25 इंटू 25 इंटू 25। N2 लिखना भूल गए हैं, N2 यहाँ से N2 आ गया आंसर, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कॉन्सेप्ट कि देख यहाँ पे एक अलग यूनिट है, यहाँ पे देख एक अलग यूनिट है, और यहाँ पे देख एक अलग यूनिट है। तो ग्राम को या केजी में चेंज कर ले, या केजी को ग्राम में चेंज कर ले, मतलब जो दूसरा यूनिट दिया हुआ है उसको किसी एक में चेंज कर लो। इसको या तो इसमें चेंज कर लो, इसको या तो इसमें चेंज कर लो। हमने केजी को ग्राम में चेंज कर दिया, मीटर को सेंटीमीटर में, हमारा आंसर सीधा है कि नहीं। इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। इस टाइप के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। हाँ, क्वेश्चन पढ़े और सॉल्व करे। The force of interaction between two atoms is given by F equal to alpha into beta exponential minus x square upon alpha kt, where x is the distance, k is the Boltzmann constant, and t is the temperature, and alpha and beta two constant। अच्छा, अल्फा और बीटा का डायमेंशन नहीं दिया है, बहुत बढ़िया। बस बोला है कांस्टेंट, ये नहीं बोला है कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, बस बोला है कांस्टेंट है।
कांस्टेंट भी डायमेंशनल हो सकते हैं जी, डायमेंशनल कांस्टेंट। एब्सोल्यूट नॉट डायमेंशनल कांस्टेंट है, म्यू नॉट डायमेंशनल कांस्टेंट है, 22/7 डायमेंशनलेस कांस्टेंट है कि नहीं। एक्सपोनेंशियल 2.71 डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो कांस्टेंट भी डायमेंशनलेस भी हो सकता है और डायमेंशनल भी हो सकता है, बोला तो नहीं है। करे सवाल। e⁻⁻x अपॉन अल्फा के टी, ये पावर पे है, क्या किया जाए, क्या कॉन्सेप्ट यूज करे। बोला ये गया है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट ही समझे। ओनली फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड, सबट्रैक्टेड और कंपेयर्ड। पता, तू फोर्स को फोर्स के साथ ही जोड़ेगा, एनर्जी को एनर्जी के साथ ही जोड़ेगा, फोर्स को फोर्स से ही घटाएगा, एनर्जी को एनर्जी से ही घटाएगा, एनर्जी को एनर्जी से ही कंपेयर करेगा, फोर्स को फोर्स से ही कंपेयर करेगा। तो सेम नेचर के फिजिकल क्वांटिटी ही घटाते हैं, जोड़ते हैं और कंपेयर करते हैं, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि फोर्स को कंपेयर कर दिया एनर्जी से, ऐसा आज तक नहीं है। मतलब फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर, हाँ चेक कर लेते हैं, आपका आंसर दिया है, चेक कर लेते हैं क्या है नहीं है। ओनली फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड, सबट्रैक्टेड और कंपेयर्ड। हाँ, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवीजन दो अलग अलग नेचर के फिजिकल क्वांटिटी का कर सकते हैं। लॉजिकल, सिंपल सा बात। लिखते हो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लिखते हो भाई प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो मल्टीप्लाई और डिवीजन हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का कर सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस और कंपेयर मतलब ग्रेटर दिया है, इक्वल टू दिया है, लेस देन दिया हुआ, वो बस सेम नेचर का हो सकता है। ये बात क्लियर होना चाहिए। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में आप चेक करना, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर, ये तो मीटर है ही, ये है मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, ये भी मीटर, ये है, ये तो डायमेंशनलेस हो गया, ये हो गया मीटर, सॉरी हाफ एटी स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन इंटू सेकेंड का स्क्वायर, देखिए ये भी मीटर। तो भाई सब देखो, सब जोड़ में है और कंपेयर किया हुआ है, तो सब सेम नेचर का होना चाहिए, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सवाल को कैसे किया जाए। और सुन, अब देख एक बात और समझो कि कभी तुम देखा है किसी चीज पे पावर, कोई फिजिकल क्वांटिटी, कभी तुम देखा है 2 पे पावर भी, तुम देखा होगा v पे पावर 2 पे पावर भी तो नहीं देखा हो। मतलब किसी पे अगर पावर रेज करे, जो एक्सपोनेंट में जाएगा, जो पावर रेज करेंगे वो डायमेंशन लेस होगा, वो डायमेंशन लेस होगा। तू v पे पावर 2 देखा होगा, वेलोसिटी पे पावर 2, तू 2 पे पावर वेलोसिटी नहीं देखा होगा। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है, 2.7 अप्रोक्सीमेटली। तो इस पे जो पावर रेज किए हैं ये डायमेंशन लेस है, ये डायमेंशन लेस है, और ये पूरा तो डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस है। तो किसी पे पावर जो रेज करते हैं वो डायमेंशन लेस है, एक्सपोनेंशियल डायमेंशन लेस है। क्लियर है, एक्सपोनेंशियल 2.7 डायमेंशन लेस है 2.7। इसका मतलब ये है कि जो डायमेंशन इसका है वही डायमेंशन इसका है। मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, ML T-2। तो सोच अगर हम निकाल ले अल्फा तो हमारा हो जाएगा बीटा, निकल जाएगा। अगर हम निकाल ले अल्फा तो हम बीटा आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में दो अननोन है, अल्फा बीटा दोनों, तो हमें अल्फा निकालना पड़ेगा। अब अल्फा निकालने के लिए इसको यूज करेंगे, है कि नहीं।
तो देखो तो बता इसका डायमेंशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा के टी, ये तो डायमेंशनलेस है सर, मतलब 1, m0 l0 t0 1। एक्स किस में दिया हुआ है, एक्स है डिस्टेंस, क्या आपने बोला, चेक कर ले। अच्छा तो एक्स क्या है, एक्स जो है वो दिया हुआ है डिस्टेंस, मतलब ये आ गया एक्स का मतलब हो गया लेंथ का स्क्वायर, ये तो 1 है ही, सॉरी ये तो 1 है ही, ये हो गया लेंथ का स्क्वायर। अल्फा के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो चेक कर ले बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, पढ़ा होगा पीवी इक्वल टू एन के टी, पीवी इक्वल टू एन के टी, ये आज पढ़ना होता है थर्मोडायनेमिक्स में, जहां पे एन इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये होता है जूल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब, तो न्यूटन इंटू मीटर हो गया ये जूल, ये आ गया जूल। ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डायमेंशनलेस, ये है डायमेंशनलेस। तो जूल बाई केल्विन, जूल बाई केल्विन, ये क्या हो गया, ये हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, केबी इसको हम लिख देते हैं केबी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो जूल, तो बता इसको क्या लिखेगा, इसको लिखेगा जूल बाई केल्विन, और टेम्परेचर क्या हो गया केल्विन इक्वल टू 1। तो इससे ये खत्म, तो बता क्या आ गया, इससे ये खत्म हो गया, तो बता अल्फा क्या आ गया, अल्फा इक्वल टू एल स्क्वायर बाई जूल, तो एल स्क्वायर एम एल स्क्वायर टी माइनस, क्या हो गया टी माइनस 2, है कि नहीं। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसल, तो क्या आ गया एम टू पावर -1 टी टू द पावर 2। देखते हैं आपका आंसर क्या है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब सोच यहाँ पे क्या लिख लेगा, यहाँ पे अल्फा लिख देगा एम टू पावर -1 और टी टू द पावर 2 इंटू बीटा इक्वल टू एम एल टी -2। तो क्या यहाँ से बीटा नहीं आएगा क्या, बीटा इक्वल टू एम एल टी -2 अपॉन एम टू द पावर -1 और क्या गया टी टू द पावर 2। तो कौन सा आएगा -4, ये क्या आंसर आ गया, तो ये आपका आंसर जो आ गया, ये आ गया m टू द पावर -2 आ गया l एंड t टू द पावर -4। अच्छा ये m टू द पावर -2 इसमें आंसर आ गया, ये तो कोई आंसर मैच ही नहीं कर रहा है। नहीं सॉरी सॉरी, यहाँ -1 है ना, यहाँ माइनस -1 है, टू। ये ऊपर गया तो ये प्लस हो गया, तो +2 सॉरी +2। तो कौन सा ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन डी। आपका आंसर क्या आया था, आपका भी आंसर आया था डी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बताओ ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड था, ये मतलब डायमेंशन का प्रॉपर्टीज पे बेस्ड था कि ओनली फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड। अब फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड, तो जो सेम नेचर का होगा उसका डायमेंशन से होगा, सब्ट्रैक्टेड तो डायमेंशन से होगा, कंपेयर तो डायमेंशन से होगा। हम यहाँ पे क्या बोले कि एक्सपोनेंट पे जो भी पावर जो भी एक्सपोनेंट जाता है पावर जाता है वो डायमेंशनलेस होता है, हमने इस चीज का यूज किया, और ये पूरा डायमेंशनलेस है, तो जो डायमेंशन इसका वो डायमेंशन इसका है कि नहीं, ये सब चीजें। अब देखो और भी सब, थीटा के कोई भी ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा टैन थीटा, अब इसके अंदर होता है थीटा, थीटा ये तो होता है रेडियन में, ये क्या होता है रेडियन। अब बताओ रेडियन का मतलब क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, तो उसका डायमेंशन लेस है। हाँ यूनिट बोलते हैं रेडियन, सप्लीमेंट्री है, लेकिन वो तो डायमेंशन लेस है, तो ऊपर भी थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो लेंथ अपॉन लेंथ डायमेंशन लेस, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट में रेडियन, है कि नहीं। तो बताओ साइन के अंदर जो रहेगा उसको बोलेंगे डायमेंशन लेस। तो कुछ प्रॉपर्टी हैं डायमेंशन के जो आपको याद करना पड़ेगा, उस पर सवाल आ सकते हैं, है कि नहीं। अब लोग हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, पहले क्लियर कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ देखिए इसको क्या आता है, let L
R, C and V represent inductance, resistance, capacitance and voltage respectively. The dimension of L upon RCV in SI unit will be 2019 जेई में देखो एक तो मेथड फर्स्ट पहले आप लोग करें और एक मेथड सेकेंड। मेथड फर्स्ट जो रट्टा मार लिया है, गधों वाला मेथड। हम आपको गधा नहीं बोल रहे, लेकिन आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन स्पीड का खेल होता है। और एक क्या है, स्मार्ट मेथड। इसे अच्छा बोल रहे थे, इसको फंडामेंटल मेथड, फंडामेंटल वाला मेथड, फंडामेंटल बेसिक मेथड, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो तुम लोग गुस्सा ना हो जाए। फंडामेंटल मेथड भाई हमको डायमेंशन निकालना है L अपॉन आर सी वी। तो इंडक्टेंस का निकाल ले, रेजिस्टेंस का निकाल ले, कैपेसिटेंस का निकाल ले, वोल्टेज का निकाल ले। सबका तेरे को याद तो रहेगा नहीं, तो निकालना स्टार्ट कर। कैसे निकालेगा तो बता। ये कहाँ इंडक्टेंस कहाँ पे आता है, दो फॉर्मूला में आता है, फाई इक्वल टू एल इंटू आई। तेरे को फाई का भी नहीं पता है तो फंस गया फिर। क्योंकि एल का निकालने के लिए फाई का भी हाँ फाई बोल देगा सर वेबर है, तो वेबर फंडामेंटल में थोड़ी है, उसको फंडामेंटल में लाना पड़ेगा। तो ये यूज कर लिया, एनर्जी इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। ये यूज कर लिया, एनर्जी स्टोर हाफ एल आई स्क्वायर। तो यहां से निकाल सकता है एल का, ये पढ़ा होगा हाफ एल। कोई क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड में करंट फ्लो करता है कितना एनर्जी स्टोर होता है, तो ये एनर्जी का पता है, आई का पता है, निकाल लिया। सेम फॉर रेजिस्टेंस का तो निकाल लेगा, कैपेसिटेंस का निकाल लेगा Q इक्वल टू सी इंटू वी से, और वोल्टेज का भी निकाल लेगा कि वोल्टेज का निकाल लेगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू Q इंटू वी से, तो काम तेरा बन जाएगा। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ये आपको याद भी रहेगा। R इंटू सी इंटू वी, बताइए क्या होता है, टाइम कांस्टेंट। सी आर टाइम कांस्टेंट, तो 1 टाइम, इसका डायमेंशन टाइम के बराबर है। ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जो वर्क डन का होगा क्या, अपॉन चार्ज, तो ऊपर में क्यू अपॉन चार्ज, तो क्यू ऊपर लेके चला जाए। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा आई इंटू टी, मतलब ये हो जाएगा स्मॉल आई इंटू टाइम, और ये तो क्या है टाइम, और ये क्या हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो ये टाइम से ये टाइम खत्म, तो कितना आ गया यहाँ पे m टू पावर -1, l टू द पावर -2, t टू द पावर 2, ये एम्पियर। देख लो कौन सा आंसर है। अच्छा ऊपर में l भी है, हमने 1 ले लिया, ऊपर में l है क्या, यस सर एल है। तो चेक कर लो कौन सा आंसर आपका आ रहा है, सी, एम्पियर टू द पावर -1। क्या लिखा है आपने, गलती किया। अच्छा एल को हमने मान लिया क्या, एल को माना है इंडक्टेंस। अच्छा एल को क्या माना है, इंडक्टेंस। नहीं तब तो हम एल को हम लेंथ मान लिए, यहाँ सही माने थे नहीं, यहाँ इंडक्टेंस है, यहाँ थोड़ा उल्टा कर लिए, यहाँ इसको 1 मान लिए या लेंथ मान लिए। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। यही है, कभी कभी हो जाता है पढ़ने के एक जगह थोड़ा सा गलती कर दिए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर भी दे देगा वो, ठीक है ना, तो सब दिक्कत। तो इसको ऐसे कर सकता है, सिंपल है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो है ये एल अपॉन आर सी वी। एक बात देख ले यहाँ पे, एक देख लो तुम एल का, आरसी को लिख लो टाइम, इसको लिख लो वर्क डन पर यूनिट चार्ज का मतलब वोल्टेज या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन हो गया m l स्क्वायर t माइनस 2,
चार्ज का मतलब ऊपर चला गया, ये हो गया आई इंटू टाइम, आई इंटू टाइम, और ये तो टाइम है ही। अब ये इंडक्टेंस है, ये ध्यान रखना, ये क्या है, इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस का निकाल लेगा सीधा यहाँ सिंपल सा कि एनर्जी इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है ना एनर्जी। तो बता यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे सीधा हाफ एल आई स्क्वायर, तो इसको सिंपल लिखेगा एनर्जी बाई एम्पियर, एनर्जी बाई एम्पियर इक्वल टू एल, हाफ, तो हाफ एल आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर सीधा निकाल लेगा यहाँ से, हाफ एल आई स्क्वायर। तो बता यहाँ पे देख एल इंटू आई क्या लिखेगा सीधा एकदम, यहाँ एल इंटू आई सीधा इसको लिख लो, एल इंटू आई, तो एल इंटू आई क्या लिखेगा, सीधा एकदम यूज कर, एनर्जी इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, तो सीधा हम एल इंटू, इसको कैपिटल एल लिख ले, एल इंटू आई, तो यहाँ हो गया कांस्टेंट टर्म को हटा ले, तो सिंपली एल इंटू आई, क्लियर है। तो एल आई क्या आ गया, एनर्जी बाई आई, सीधा एल आई, तो भाई यहाँ पे हो गया एनर्जी बाई आई इंटू टाइम से टाइम कैंसल, बहुत बढ़िया, तो यहाँ से आ गया 1 अपॉन, ये भी एनर्जी है, हाँ बिल्कुल सही, इससे ये कैंसल, एम्पियर टू पावर -1, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है कि नहीं। लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, कभी कभी सुबह से हम बहुत सारे लेक्चर ले चुके हैं, सुबह से 4-5 लेक्चर ले चुके हैं, तो थोड़ा क्या होता है कि क्विकली दिमाग लगता नहीं। कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल क्या है, हाँ ये सवाल करें, देखो इसमें क्या आंसर आता है, A, B, C and D are 4 different physical quantities having different dimension. None of them is dimensionless. A, B, C, D के पास अलग अलग डायमेंशन है, सबके पास यूनिट है, लेकिन कोई डायमेंशन लेस नहीं है कि नहीं। तो बोला बट वी नो दैट द इक्वेशन AD इक्वल टू C ln BD होल्ड्स ट्रू, ये इक्वेशन बिल्कुल ट्रू है भाई। तो आपसे ये पूछा गया देन विच ऑफ द कॉम्बिनेशन इज नॉट अ मीनिंगफुल क्वांटिटी, कौन सा कॉम्बिनेशन मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं, कुछ देर पहले बताए थे। इसके इसके पहले के पहले वाला सवाल पे बेस्ड है, उसी टाइप के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब सोच सबको बताओ, यहाँ पे घटाया गया, यहाँ पे देख घटाया गया, यहाँ पे देख घटाया गया, यहाँ पे भी देख घटाया गया, तो सोच इसका अगर डायमेंशन सेम नहीं होगा तो गलत होगा, इसका डायमेंशन सेम नहीं होगा तो मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं होगा, और इसका डायमेंशन सेम नहीं होगा तो मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं होगा, और इसका डायमेंशन सेम नहीं होगा तो मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं होगा। ए आपका आंसर ए आ रहा है। हम क्या बोले, ये पूरा और ये पूरा दोनों का डायमेंशन सेम है तो मीनिंगफुल है, क्योंकि सेम डायमेंशन को ही माइनस, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर कैन बी सब्ट्रैक्टेड, इस पूरे का डायमेंशन सेम होना चाहिए। हाँ इसका अलग हो सकता है डिवीजन में, लेकिन इस पूरे का और इसका ये ए है, और सही इसका अलग हो सकता है, इसका अलग हो सकता है, लेकिन इस दोनों का सेम होना चाहिए। तो देखो क्या लिखा है, हम इससे कुछ बोल सकते हैं AD इक्वल टू C ln BD। हम यहां से ये बोल सकते हैं कि लॉग के अंदर जो भी टर्म होता है वो डायमेंशनलेस, ये प्रॉपर्टीज में याद करना पड़ेगा। लॉग के अंदर मतलब BD इक्वल टू 1, पहला पॉइंट ये लिख लिए। और क्या बोल सकते हैं यहाँ से, जो डायमेंशन B का होगा उसका इसका रेसिप्रोकल होगा, दोनों का मतलब सेम है। अच्छा और क्या बोल सकते हैं कि भाई जो डायमेंशन AD का होगा वही डायमेंशन C का होगा, क्योंकि ये टर्म अगर डायमेंशन लेस है तो दो डायमेंशन इसका वही डायमेंशन इसका, तो क्या होगा AD इक्वल टू C इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। हाँ क्या आंसर आया आपका, C होगा, चेक कर लेते हैं। अब देखो अब क्या करेंगे, तो भाई A का देख लो, चेक कर लेते हैं, पहले A का चेक करते हैं, C अपॉन BD माइनस AD स्क्वायर बाई C,
चेक किया जाए तो भाई सी को लिख सकते हैं हम लोग सिंपली एडी इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन, सब इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन अपॉन बी डी, बस हम डायमेंशन को चेक कर रहे हैं। तो क्या हो गया, डी से डी कैंसल, माइनस ए डी स्क्वायर बाई सी, है कि नहीं। अब सो ए डी को क्या लिख सकता है, तो तू यहां लिख दिया ए बाई बी, ए बाई बी। अब बता ए डी को क्या लिखा, तो ए डी को तू सीधा बोल सकता है सी के बराबर, इसको लिख सकता है ए डी इंटू डी। तो ए डी को लिख दिया यहां से सी के बराबर, तो सी बाई सी इंटू डी आपका, सॉरी ए डी इक्वल टू सी लिखे तो यहाँ पे सही तो बोल रहे हैं। तो एडी यहाँ देखो एडी स्क्वायर को लिख सकते हैं एडी इंटू डी, एडी स्क्वायर को, और एडी को हमने बोल दिया सी इंटू डी, इसको हमने बोल दिया सी, तो सी इंटू डी, तो सी से सी कैंसल, तो ए अपॉन बी माइनस डी, ये तो भाई ए अपॉन बी माइनस डी, ए अपॉन बी माइनस डी। अब देखो ए बाई बी का यहाँ देखना ध्यान से, ए बाई बी यहाँ पे, और देखो ए बाई बी क्या है, तो अगर ए बाई बी को चेक करें हम लोग तो बताओ बी को क्या लिख सकता है, तो सिंपली तू लिख सकता है, देखना ध्यान से, बी का मतलब है, यहाँ पे देखोगे बी का मतलब है 1/d, बी का मतलब है 1/d माइनस डी, तो यहां से आ गया ए डी माइनस डी, है ही नहीं भाई, ये डायमेंशन लेस होगा तभी, क्योंकि बोला कोई डायमेंशन लेस नहीं है, पहला ऑप्शन दो। देखो कैसे सॉल्व किए हम, ध्यान से, ए अपॉन बी माइनस डी, तो बी को लिखे 1/d, यहां से बी को लिखे 1/d, तो देखिए ये क्या होगा ए डी माइनस डी, तो पता ये डायमेंशन लेस है ही नहीं, तो ये बराबर ये कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये डी, हाँ सिर्फ डी होता तो कोई दिक्कत, मतलब पहला ऑप्शन दो। अब सेकेंड ऑप्शन चेक करो, ऐसे आपको सबको चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम सेकेंड ऑप्शन चेक करें, देखो ध्यान से, मतलब पहला ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग आ गया, ये रॉन्ग है। तो अगर सेकेंड ऑप्शन चेक किया जाए, देखो ध्यान से, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब क्या दिया हुआ देखो भाई, बी इंटू सी, इसको भी चेक कर सकते, बहुत बड़ी बात नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो लिखा हुआ है कि सी को क्या पुट कर सकता है, सी को लिख देगा यहाँ पे देख ए स्क्वायर, तो यहां से तुम लिख सकता है कि सिंपली सी इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ सी इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहां से आ गया ए स्क्वायर कॉमन, यहां से ए स्क्वायर, और यहाँ माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, बीडी है डायमेंशन लेस, तो बीडी का स्क्वायर भी डायमेंशन लेस, अगर बीडी डायमेंशन लेस है तो बीडी का स्क्वायर भी डायमेंशन लेस हो गया, तो डायमेंशनली ए माइनस ए स्क्वायर, अगर डायमेंशनली का हम बात कर रहे हैं, हमने उसका न्यूमेरिकल वैल्यू पुट नहीं किया, बस यूनिट का बात कर रहे हैं। देखो क्या किया हम, सिंपली हमने क्या किया, सी को हमने पुट कर दिया ए इंटू डी, ए डी का स्क्वायर, है कि नहीं। अब देखो यहां से आ गया बी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर क्या है, डायमेंशन लेस, मतलब अब देखो जो डायमेंशन ए स्क्वायर का वही डायमेंशन बी स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, मतलब कौन सा ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही। आपका कौन सा आंसर आ रहा था, आपने सी बोला, आपने सी बोला, हम तो सी को भी चेक कर लेते हैं, आपका आंसर सी कैसे आया, ए बाई बी माइनस सी, ए बाई बी माइनस सी, तो सोचो ए बाई बी का बात करेंगे तो ए को लिख,
बताओ ए बाई बी का बात किया जाए तो सी को क्या, बताओ सी को क्या लिख सकते हो? यहाँ ए बाई बी, सी को लिख सकते हैं माइनस ए इंटू डी। क्लियर है? ऐसा लिख सकते हैं सी को ए इंटू डी। हम लेते हैं ए कॉमन, तो 1/b माइनस डी, 1/b माइनस डी। यहाँ से कुछ बोल नहीं पा, इसमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब 1/b और डी, 1/b और डी देखो तो 1/b और डी, हाँ 1/b और डी, इसका ये भी आंसर आ रहा है। यहाँ देख लो, यहाँ से आ गया हमारा ऑप्शन हो गया ए कॉमन ले लिए तो 1/b और माइनस डी। तो 1/b का मतलब क्या हो गया? 1/b जो है वो बराबर है किसके? डी के बराबर। ये तो सही बैठ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर बी और सी है। चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 42। हाँ, क्वेश्चन नंबर 42 का दो आंसर आ रहा है, ए एंड डी। क्वेश्चन नंबर 42 का दो आंसर आ रहा है, ए एंड डी। कौन मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं है? एक मीनिंगफुल क्वांटिटी ये नहीं है, एक मीनिंगफुल क्वांटिटी ये नहीं है। दोनों आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। कैसे सही है देख रहे हैं? यहाँ से 1/b देखे तो यहाँ से b इक्वल टू 1, मतलब b इक्वल टू तो लिख सकता है 1/d। तो b इक्वल टू जैसे तू 1/d पुट किया ऊपर चला गया ना। ध्यान से देख दोबारा, मतलब इसमें दो ऑप्शन आ गए। आपने कॉमन क्या लिया? ए कॉमन ले लिया तो 1/b माइनस डी। बता डी को क्या लिख, बी को क्या लिख सकता है? यहाँ पे बी को 1/d। तो ये दोनों डायमेंशनली तो सेम है ना। अब दो, हाँ ये दोनों डायमेंशनली सेम है, इसका कुछ डायमेंशन आएगा तो इस डायमेंशन को मल्टीप्लाई तो हम कर सकते हैं ना। बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो अलग अलग डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ए तो सही होगा और सी भी सही होगा। अब इसको चेक कर ले, ए माइनस सी बाई डी। यहाँ सीधा गलत है भाई, दोनों को माइनस कर ही नहीं सकते, सीधा बोल दिए दोनों को माइनस कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में लिखा है कि सारे क्वांटिटी का डायमेंशन अलग अलग है। तो दो आंसर आंसर होगा ए और डी। ये मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन बी और सी क्या है? मीनिंगफुल है कि नहीं? बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल सही है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ देखो क्या आता है। if the capacitance of a nano capacitor is measured in, देखो in terms of, measured in terms of u, अच्छा चार्ज E, A नॉट, लेंस कांस्टेंट H। एक कोई नैनो कैपेसिटर है, बहुत नैनो का मतलब बहुत छोटा, मेजर्ड, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये आ गया है तो ये दिखना है, यहाँ पे बंद हो गया है। अच्छा बुक में देख लेते हैं, टर्म है वहां पे दिख नहीं रहा है। मेजर्ड इन लिखा हुआ IN। अच्छा, इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यू, इन टर्म्स ऑफ अ यूनिट यू मेड बाई, अच्छा मतलब कैपेसिटेंस का, द कैपेसिटेंस ऑफ अ नैनो कैपेसिटर का यूनिट यू बोला गया है। क्लियर है? मेड बाई कंबाइनिंग द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E, बोर्स रेडियस A नॉट, प्लेन्स कांस्टेंट H एंड स्पीड ऑफ लाइट C। तो जो ये यूनिट है, ये यूनिट डिपेंड्स ऑन, दिस यूनिट डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखोगे? E टू द पावर A नॉट टू पावर B, प्लेन्स कांस्टेंट टू पावर C, स्पीड ऑफ लाइट टू पावर D।
ऐसा पहला आज का पहला सवाल ऐसा ही था। आज का हमारा पहला सवाल कि भाई जो ये कैपेसिटेंस का जो ये यूनिट है, ये कैपेसिटेंस ये चारों टर्म पे डिपेंड कर रहा है, तो प्रोडक्ट में डिपेंड करेगा तभी आंसर भी आएगा। प्लस में करेगा तो उसको ये डायमेंशन का लिमिटेशन है कि प्लस में अगर मान के चलो कि ये प्लस डिपेंडेंसी होती तो आप निकाल नहीं पाते। क्लियर है? तो लिखे यहाँ पे, अब बताओ कैपेसिटेंस का, इधर यूनिट लिख देगा कैपेसिटेंस, देख ले आई, इसको हटाएगा प्रोपोर्शनल को, एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट आएगा, है कि नहीं? तो बता यहाँ लिखेगा कैपेसिटेंस का डायमेंशन, सिंपली कैपेसिटेंस का डायमेंशन कैसे निकाल लेगा, Q इक्वल टू C इंटू V से कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकाल लेगा। फंडामेंटल के टर्म में यहाँ पे लिख देगा, कुछ पावर आएगा, जो भी पावर है। क्लियर है? निकाल के देख ही ले। तो ये बता, इसको लिख देगा I इंटू टी, ये हो गया C। बता ये क्या हो गया, वोल्टेज का मतलब क्या हो गया, वोगडन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, वर्कडन बाई चार्ज, चार्ज का मतलब I इंटू टी। तो कैपेसिटेंस का मतलब हो गया क्या, कैपेसिटेंस का मतलब हो गया ए स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, इसका एम्पियर लिख रहे हैं इसके लिए, अपॉन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। बता क्या आ गया यहाँ पे, यहाँ आ गया एम टू पावर -1 एल टू द पावर -2 टी टू द पावर 4 एम्पियर का स्क्वायर, है कि नहीं? अब सोच, तो यहाँ पे आ गया, तो बता यहाँ पे क्या लिखेगा, यहाँ लिखेगा m टू द पावर -1, यहाँ लिखेगा m टू द पावर -1 l टू द पावर -2 t टू द पावर 4 a टू द पावर 2। अब तू खुद बता बच्चा, किधर 4 है, इधर 4 है, तो इधर भी 4 है, चारों को कंपेयर कर लेगा, 4 इक्वेशन बनेगा, 4 अननोन है तो 4 इक्वेशन बनेगा। तुमको करने के लिए आता है भाई। इसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को लिखोगे क्या, सिंपली एम्पियर इंटू टाइम टू पावर ए, लेंथ बोर रेडियस तो एल टू पावर बी, प्लेन कांस्टेंट जूल इंटू सेकेंड होता है, तो क्या जूल इंटू सेकेंड होता है, तो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -1, एम एल स्क्वायर टी टू पावर -2 इंटू टाइम -1 टू पावर सी। फिर लिखे स्पीड ऑफ लाइट, तो एल टी -1 टू द पावर डी। अब सबको करेगा, एम्पियर को अलग, टाइम को अलग, मास को अलग, सब पे पावर बैठा करके कंपेयर कर लेगा, आ गया आंसर। तो इस टाइप के सवाल पूछे गए, कब पूछे गए, 2015 में, है कि नहीं? आज का पहला भी सवाल ऐसा ही किए थे, उसी कॉन्सेप्ट पे है, लेकिन उसमें 3 इक्वेशन बना था, इसमें 4 इक्वेशन बन गया, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। जो भी आंसर है, कॉन्सेप्ट यही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस सवाल को देखो क्या होता है, 2015 में ही पूछा गया है। A beaker contains a fluid of density rho kg per meter cube, specific heat capacity S and viscosity N। एक बीकर में कुछ फ्लूइड रखा हुआ है जिसका डेंसिटी ये है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये है, विस्कोसिटी ये है। द बीकर इज फिल्ड अप टू हाइट h टू एस्टिमेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ट्रांसफर। अच्छा, हीट ट्रांसफर मतलब ये I, Q डॉट बाई ए आई है, और इसका यूनिट क्या है, वाट। अब क्या बोला है, कन्वेक्शन मेथड से हीट ट्रांसफर हो रहा है, कन्वेक्शन मेथड से। व्हेन द बीकर इज पुट ऑन द हॉट प्लेट, बीकर को हम हॉट प्लेट पे रख दिए हैं, मान के चल एक बीकर में फ्लूइड है, तो बीकर में फ्लूइड है भाई, अगर मान एक बीकर है, इस बीकर को हमने कहाँ पे रख दिया है, हमने एक हॉट प्लेट पे रख दिया है, ये मान ले हॉट प्लेट, हॉट प्लेट। तब भाई इसमें जो फ्लूइड है उसका कुछ डेंसिटी भी होगा, उसका कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी होगा, इसका कुछ विस्कोसिटी भी होगा, और इसमें कुछ हाइट भी होगा। इतनी सी बातें हैं। अब देखो हॉट प्लेट से इसमें यहाँ एनर्जी ट्रांसफर हो गया है, आई दिया हुआ है, क्लियर है? तो पूछा है जो जो आई है, जो ये आई है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, विस्कोसिटी पे, इस पे, इस पे, और डेल्टा थीटा पे। इस पे विस्कोसिटी पे, that is should depends on n, this and 1 by rho g,
व्हेन डेल्टा थीटा इन डिग्री सेल्सियस, नहीं ये डेल्टा थीटा बोला डिग्री सेल्सियस, 3 टर्म पे डिपेंड कर रहा है। सेम सवाल कि आई इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सम कांस्टेंट के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, एस डेल्टा थीटा टू पावर एच टू पावर एक्स मान लो, यहाँ क्या मान लोगे 1 अपॉन रो जी टू पावर वाई मान लो, यहाँ क्या मान लोगे डेल्टा थीटा टू पावर जेड मान लो। बता ये क्या लिखेगा, ये लिखेगा पावर, बताओ ये क्या लिखोगे, ये लिखोगे तुम लोग सिंपली पावर। बताओ पावर यहाँ पे क्या होगा, पावर हो जाएगा एम, पावर का मतलब क्या एनर्जी पर यूनिट टाइम, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, एनर्जी पर क्या होगा एम एल टी माइनस 2 बाई टाइम ना, ये एनर्जी हो गया रेट और बाई टाइम ये आ गया। अब सोच यहाँ पे ये तो डायमेंशन लेस हो गया, अब सबका डायमेंशन इसका देख, तो सबका डायमेंशन निकालना पड़ेगा ना, एस डेल्टा थीटा बाई एच। तो बताओ एस क्या दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, डेल्टा थीटा डिग्री सेल्सियस, हाइट का मतलब क्या हो जाएगा मीटर, तो इससे ये कैंसल, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 2, देख ध्यान से यहाँ हो गया एम, यहाँ लिख दिया लेंथ, इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, टी माइनस 2 आ गया। और से तो किसका निकाल लेगा 1 बाई रो जी का, और से निकालेगा 2 एन का, है कि नहीं। अच्छा यहाँ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे आप एक काम कर ले, यहाँ पे आप लिख ले एन, क्योंकि डिपेंड कर रहा है एन पे, इस पे और इस पे, ये तो बोला है डेल्टा डेल्टा इन, यहाँ आप लिख ले विस्कोसिटी, यहाँ क्या लिख ले आपने विस्कोसिटी। एक बार इसका निकाल लिया, फिर एक बार 1 बाई रोजी का निकाल लेगा, और फिर एक बार विस्कोसिटी का निकाल लेगा। विस्कोसिटी का कहाँ से आएगा जी, तो विस्कोसिटी का आएगा सिंपली फोर्स इक्वल टू एन ए डीवी बाई डी वाई, तो यहाँ से तू निकाल लिया विस्कोसिटी का डायमेंशन, वो पुट कर लेगा, फिर इधर इधर कंपेयर कर लेगा। जो पिछले वाला सवाल था वही सवाल था, थोड़ा सा और अच्छा पूछा गया इसमें। ये सवाल क्या है, ये पिछले वाला ही सवाल है, जो सवाल पिछला वाला था वही सवाल है, इसको बस थोड़ा सा टफ कर दिया गया है। देखो इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है और इस पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको थोड़ा लास्ट में लिख दिए, ये पावर जेड, ये पावर वाई, ये पावर एक्स, इसका डायमेंशन पता कर लेंगे, इसका डायमेंशन पता कर लेंगे, इसका डायमेंशन पता कर लेंगे, एक्स वाई जेड आ गया, फिर दोनों साइड कंपेयर कर लेंगे, हो गया आंसर। इस टाइप का सवाल पहले बता चुके हैं, तो इसीलिए दोबारा इसको पूरा बता नहीं रहे हैं। क्या समझ में आया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, अब ट्राई कर लेना, हो जाएगा। अब थोड़ा टाइम कम है, थोड़ा स्पीडली निकल जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन और बाकी है, थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है कि नहीं, सिंपल सा एकदम है। हाँ ये बताएं ये क्या है, देखो ये क्या आता है, which of the following units denotes the dimension of ml square q square where q denotes electric charge। चेक करना पड़ेगा, सब लगभग सेम टाइप का है, वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, हेनरी, तो मतलब फाई इक्वल टू एल इंटू आई होता है, फाई इक्वल टू क्या होता है एल इंटू आई, जहाँ पे ये वेबर है ये हेनरी है, तो वेबर तो क्या हो गया, ये वेबर लिखा, ये हेनरी लिखा, ये एम्पियर लिखा, तो हेनरी इक्वल टू वेबर पर एम्पियर। समझ में आया कि नहीं, सब कर सकता है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बोला कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसका डायमेंशन किससे मैच करता है, सिंपल सा। तो देख एम एल स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर फंडामेंटल में चेंज कर ले, इसको फंडामेंटल में करना पड़ेगा चेंज, तो इसको लिख दिया, क्या लिख दिया आई स्क्वायर इंटू टाइम का, तो ये आ गया सिंपली एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 ए टू द पावर -2। देख ले ध्यान से, क्यू को हम फंडामेंटल में चले तो आई इंटू टू चार्ज इक्वल टू आई इंटू टी आई स्क्वायर। अब चेक कर ले किसका यूनिट इसके बराबर आता है, जिसका डायमेंशन किसी एक को उठा लेते, वो सब लगभग सेम है, वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर का मतलब एम्पियर इन क्या हो गया, ये यहाँ पे देख वेबर है, यहाँ एम्पियर है, यहाँ पे हेनरी है, यहाँ एम्पियर है, तो हेनरी इक्वल टू क्या हो गया वेबर पर एम्पियर, तो किसी एक को उठा ले। क्या आंसर आया, सी आ रहा है आपका।
तो किसी को उठा ले, वेबर का मतलब होता है फाई, फ्लक्स, फ्लक्स इक्वल टू बी इंटू ए, फ्लक्स इक्वल टू बी इंटू ए। कौन सा फ्लक्स है भाई? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, वेबर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो बता, आप देख यहाँ पे एफ इक्वल टू आई एल बी, एफ इक्वल टू आई एल बी। बता यहाँ पे, बता क्या लिख लेगा यहाँ पे, सिंपली बी इक्वल टू एफ अपॉन आई एल। क्या फोर्स का नहीं पता है क्या? क्या आई का नहीं पता है क्या? क्या एल का नहीं पता है क्या? बी का नहीं आएगा क्या? बी का आ गया, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या फाई का आ गया? मैच करके देख लेगा। नहीं मैच किया तो एक बार वेबर का आ गया, एक बार वेबर पर मीटर स्क्वायर चेक कर लिया। एक बार हम वेबर, फ्लक्स का मतलब वेबर ना जी, फ्लक्स का मतलब क्या है? वेबर। एक बार वेबर का आ गया, सोचिए फंडामेंटल में निकाल लिया, आइए फंडामेंटल, इसका पता है लेंथ का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो वेबर फंडामेंटल में आ गया ना। मानो ये मैच नहीं करेगा तो वेबर पर मीटर स्क्वायर मैच करवा लेंगे। ये मैच नहीं कियागा तो हेनरी का मतलब क्या होता है? वेबर पर एम्पियर, उसको चेक कर लेंगे। वो नहीं किया तो हेनरी पर मीटर स्क्वायर चेक कर लेंगे। एक कर लेगा चेक तो ऑटोमेटिक, मतलब हर एक 2 सेकंड में अगला अगला ऑप्शन चेक कर लेगा, है कि नहीं? तो इसका ऐसा, बाकी जो ऑप्शन है कॉन्सेप्ट ये है कि नहीं? चलो तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हाँ जो, हाँ ऑप्शन सी इसका आंसर है, हेनरी करेगा बिल्कुल। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आज का हम लोग का लेक्चर जो हो गया, कंप्लीट हो चुका है। अगले लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? काइनेमेटिक्स। क्लियर है? अगला जो डिस्कशन होगा कल के बाद, जो परसों होगा, उसमें हम लोग काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे।